नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अपनी कल की क्लास में देखा था कि हमने किस तरीके से महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। महाजनपद और मगध के उत्कर्ष। महाजनपदों में हमने उसके उद्भव के कारण देखे और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से 16 महाजनपद और 10 जो गढ़ राज्य थे उनके बारे में पढ़ा। 16 महाजनपद में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्रों के में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम प्रॉपरली देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध के उत्कर्ष के कारण तो हालांकि हमने कल देख लिए थे। आज अपन उसमें शासन करने वाले जो और वंश थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपन हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके हम मौर्य वंश तक जाएंगे। तो अपन को इसके बारे में देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसमें हम आज पढ़ेंगे हर्यक वंश के मुख्य राजाओं के बारे में, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष के सबसे पहले हम जो कल कारण देखे थे हमने, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल माना जाता है 544 से 412 ईसा पूर्व। ये बेसिकली हर्यक वंश का शासन माना जाता है। इसी के अंतर्गत हम कुछ राजाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि मगध का उत्कर्ष होता है, तो मगध के उत्कर्ष में या फिर हर्यक वंश के उत्कर्ष में क्या क्या कारण रहे। तो सबसे पहला कारण मिलता है, इसमें कारण क्या रहे, सबसे पहला कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की जो राजधानी थी, राजधानी बहुत ही सुरक्षित थी। जो इनकी भू स्थिति थी वो बहुत ही सुरक्षित थी, क्योंकि यह 5 पहाड़ियों से घिरी होती थी। 5 पहाड़ी से, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण यहाँ की सुरक्षा काफी अच्छी थी। दूसरी चीज क्या था, यहाँ की भूमि बहुत उर्वर भूमि थी, ठीक है। उर्वर भूमि होने की वजह से यहाँ पे उपजाऊ जो फसलें होती थी वो बहुत अच्छे से उपजाऊ होती थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि लौह भंडार मिले यहाँ पर। लौह भंडार से क्या हुआ, लौह भंडार से हमने कृषि की, हमने युद्ध लड़े, ठीक है, उसकी उपलब्धता थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, महत्वाकांक्षी शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने मगध को सर्वोत्तम बनाने में बहुत योगदान दिया। जैसे हम बिंबिसार के बारे में देखते हैं, अजातशत्रु के बारे में देखते हैं, तो इन्होंने बहुत युद्ध लड़े और इसको मगध को संपन्न बनाने के लिए काफी योगदान दिया, ठीक है। इसमें स्थायी सेना, ठीक है, ये मेजर कारण थे जो हमने कल डिस्कस किए थे कि जो इनकी राजधानी थी राजगृह या राजगीर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी शत्रु या कोई और महाजनपद इन पर आक्रमण करता था तो ये 5 पहाड़ियां इसकी सुरक्षा करती थी, ये ढाल बनकर काम करती थी, ये नेचुरल फेंसिंग बनाती थी, ठीक है। तो ये हमने इसके कारण देखे। अब कुछ द्वंद्व देखते हैं कि क्या क्या द्वंद्व है। कि कुछ लोग मानते हैं कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश शासन करता था, कुछ लोग मानते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश आया। तो उसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से किसकी बात को अपन को स्वीकार करना है, ठीक है। तो इसमें 2 विचारधाराएं आती हैं। सबसे पहली आती है पुराण या फिर अथर्ववेद के माध्यम से, अथर्ववेद के माध्यम से, और दूसरी आती है बौद्ध साहित्य के माध्यम से, ठीक है, बौद्ध साहित्य। अब इसमें यह द्वंद्व है कि जो पुराण कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश था, क्योंकि इसका शासक बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ शासक रहता है, उसके बाद सबसे प्रतापी शासक इसका बनता है जरासंध, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों माने जाते हैं, ये सबसे पहला वंश माना जाता है पुराणों के हिसाब से। और बौद्ध साहित्य इसको कहता है कि बौद्ध वंश के हिसाब से सबसे पहला वंश हर्यक वंश रहता है, ठीक है। तो हर्यक वंश की अपन को प्रासंगिकता ज्यादा मिलती है। ये
हवाबाजी में बातें ज्यादा होती हैं पुराणों और अथर्ववेद के हिसाब से। इसमें अपन को एक टाइमिंग के हिसाब से सूटेबल टाइम टेबल मिलता है आर्यवंश का, जो कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं 544 से 492, ठीक है, 412, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए अपन बौद्ध साहित्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि बौद्ध साहित्य में ही इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो आइए अब हम हर्यवंश से शुरू करते हैं। हर्यवंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम 3 राजाओं को पढ़ते हैं। 3 राजाओं की महत्वता रहती है, बाकी नाग दशक के साथ ही यह खत्म हो जाता है। तो हर्यवंश में सबसे पहला राजा रहता है बिंबिसार। बिंबिसार शासन करता है, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहती है 544 से 492, ठीक है, 544 से 492 रहती है। दूसरा बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु शासन करता है 492 से 460। और तीसरा बनता है उदयन। उदयन शासन करता है 460 से 445 तक, 45-44 तक। तो ये बेसिकली 3 राजा पढ़ने हैं अपन को हर्यवंश में। जब हम बिंबिसार की बात करते हैं तो जो सबसे पहला शासक जिसकी हमें प्रासंगिकता मिलती है, जिसके बारे में हमको साहित्य मिलता है, हर्यवंश का पहला शासक रहता है बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका सामान्य सा परिचय देख लेते हैं कि बिंबिसार का जो परिचय रहता है, बिंबिसार को सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसको शैणिक के नाम से जाना जाता है। शैणिक, ठीक है, इसको इसका उपनाम शैणिक मिलता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज ये रहती है कि इसने ही सबसे पहले अंग को जीता, ठीक है। अंग को जीतता है ये कब? ये जीतता है 432 के आसपास, ठीक है, वो सन इंपोर्टेंट नहीं है। अंग में एक शासक रहता है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराता है। ब्रह्मदत्त को हराकर यहाँ का राजा उपराजा किसको बनाता है? उपराजा बनाता है अजातशत्रु को, ठीक है, अजातशत्रु को उपराजा बनाता है। अपन ने देखा कि बिंबिसार ने सबसे पहले अंग पर आक्रमण किया, जो उसका पड़ोसी राज्य था, ठीक है। उसी के साथ ही इसने क्या किया, वहां के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर यहाँ का उपराजा बनाया अजातशत्रु को। ये सबसे पहली चीज हो गई, ठीक है। इसमें अपन ने इसका साम्राज्य विस्तार देखा, ठीक है, साम्राज्य विस्तार। अब ये क्या करता है? अब बिंबिसार करता है क्या? बिंबिसार अपने राज्यों की सीमा सुरक्षित करने के लिए, अंग को तो उसने जीत लिया है, अपने राज्यों की सीमा सुरक्षित करने के लिए विवाह संबंध स्थापित करता है। विवाह संबंध और कूटनीति के माध्यम से ही यह अपने साम्राज्य को सुरक्षित करता है। तो ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे, ठीक है, जो कि इसके जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही इसकी सीमा, इसके साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। तो 500 विवाह में से अपन को 3 पढ़ना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले अंग विजय देख ली। अंग विजय में एक इतिहासकार कहता है कि अंग विजय के साथ ही मगध का उत्कर्ष होता है और अंग विजय के साथ ही मगध का पतन शुरू होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं अपन? जब अंग विजय होती है, अंग विजय बिंबिसार द्वारा की गई, तो बिंबिसार ने क्या किया? अंग विजय करके मगध का उत्थान किया। और जब अंग विजय करता है कलिंग, कलिंग की विजय करता है कौन? अशोक, जो कि अंग का ही भाग होता है। कलिंग की विजय जैसे ही अशोक करता है ना, तो वहां से जो मगध है उसका पतन शुरू हो जाता है। फिर राजधानी परिवर्तित होने लगती है मध्य भारत की ओर, ठीक है। तो अपन को अब देखना है, जो इसने 3 विवाह किए थे बिंबिसार ने, तो इसमें 3 विवाह में सबसे पहला विवाह आता है कौन सा? कौशल। कौशल देश की प्रसेनजित होते हैं, प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, महाकौशला से शादी करता है। पहली शादी करता है ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला,
या कौशला देवी नाम मिलता है, ठीक है। इससे शादी करता है। इसको क्या मिलता है इससे? काशी महाजनपद, काशी महाजनपद मिलता है, ठीक है। काशी गणराज्य मिलता है, जो उस समय महाकौशल का भाग होता है। यहाँ पे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी, 1 लाख रुपए की, उस समय जो भी करेंसी चलती होगी, 1 लाख रुपए की वार्षिक आय ऐसा माना जाता है, ठीक है। पहली शादी की उसने प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, उससे उसको मिला काशी, ठीक है। दूसरी शादी करता है वो लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री कौन? चेलना या छलना, ठीक है। चेलना से शादी करता है, दूसरी शादी चेलना से करता है, ठीक है। चेलना से शादी करता है तो इसकी उत्तरी सीमा, जो वज्जी संघ की सीमा है, वो सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इनको लिच्छवियों से ही होता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। तीसरी शादी ये करता है मद्रकुल या मध्य देश की छेमा से, इसको पंजाब के क्षेत्र से जाना जाता है, ठीक है। पंजाब का क्षेत्र छेमा रहती है, मद्रकुल या मध्य देश की। ये बेसिकली इससे इसकी जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा है वो सुरक्षित हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 विवाह इसके जो महत्वपूर्ण रहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दूसरा विवाह किया है, चेलना को ही या छलना को ही वैदेही वासवा के नाम से जाना जाता है, वैदेही वासवा। इसका पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैदेही वासवा ने ही, जब अजातशत्रु ने इसको कैद किया था बिंबिसार को, तो वैदेही वासवा ने ही उसकी जेल में सेवा शुश्रूषा की थी, ठीक है। पूरी सेवा किसने की थी? वैदेही वासवा। वैदेही वासवा यही नाम माना जाता है उनका, चेलना, चेलना को ही बोला जाता है वैदेही वासवा। तो ये 3 मेजर विवाह थे जो इसकी शक्ति को उत्थान देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। अब जो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं अपन, दूसरी चीज इसने क्या की, सबसे पहले तो अपन ने देखा पहले नंबर पे अंग विजय, ठीक है, अंग विजय की थी इसने। दूसरे नंबर पर विवाह संबंध, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर देखता है वो मित्रता करता है, ठीक है। मित्रता किससे करता है? मित्रता करता है वो जीवक से, ठीक है। जीवक कौन? जीवक नहीं, मित्रता करता है वो अवंती नरेश चंड प्रद्योत से, ठीक है। चंड प्रद्योत या प्रद्योत उसका नाम मिलता है, प्रद्योत महासेन। उसकी गुस्सा के कारण उसको क्या कहते हैं? चंड प्रद्योत, ठीक है। तो चंड प्रद्योत से कैसे मित्रता होती है? पहले पहले इसकी शत्रुता रहती है, इनसे युद्ध होता है चंड प्रद्योत से, लेकिन बाद में ये लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। और जो बिंबिसार रहता है यही अपने जो राजवैद्य रहता है जीवक को भेजता है और वह चंड प्रद्योत की सेवा करता है, ठीक है। तो जीवक की एक कहानी मिलती है। जीवक की कहानी जानना इसलिए अहम है क्योंकि जीवक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आयुर्वेद में, भारतीय आयुर्वेद में जीवक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब अपन देखते हैं कि जो वैशाली की नगरवधु थी आम्रपाली जब इतनी फेमस थी उस समय पे, तो बिंबिसार चाहता था कि हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसी ही नगरवधु या गणिका होनी चाहिए, ठीक है, जो इतनी खूबसूरत हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक महिला मिलती है, सालवती। सालवती बहुत खूबसूरत महिला होती है, ठीक है। ये मगध क्षेत्र की कौन बन जाती है? गणिका बन जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब यह गर्भवती हो जाती है तो जीवक से उत्पत्ति ये जीवक को जन्म देती है, ठीक है। जब यह जीवक को जन्म देती है तो अब कोई भी वैश्या अगर गर्भवती हो जाती है तो उसको बच्चे को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये अज्ञातवास में चली जाती है और अब जब इसका बच्चा होता है तो उसको तालाब में प्रवाहित कर देती है। तो वहां से कौन गुजरता है? वहां से बिंबिसार और उसका लड़का रहता है राजकुमार अभय गुजरते हैं। अभय जब देखता है इसको तो देखता है कि बच्चा जीवित है अभी, ठीक है। बच्चे को तालाब में देखता है तो वो देखता है कि बच्चा जीवित है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख देता है? ये जीवक, ठीक है।
जीवक रह देता है जैसे नाम, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब जीवक धीरे धीरे अभय राजकुमार के उसमें बड़ा होने लगता है, तो धीरे धीरे उसको समझ आता है कि अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना पड़ेगा, खुद क्या हो उसको बताना पड़ेगा, इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, जन्म क्यों लिया है, उसका कारण समझने के लिए जीवक चला जाता है तक्षशिला। तक्षशिला में वो आयुर्वेद का अध्ययन करता है, आयुर्वेद का अध्ययन करता है। जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ती जाती है, फिर जब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, तो जीवक कहता है अपने आयुर्वेद आचार्य से कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, अब मुझे राजगृह पहुंचना है, ठीक है, बिंबिसार की सेवा में। तो जैसे ही जीवक पहुंचता है, जीवक जाता है, तो वो कहते हैं कि आप हिमालय चले जाओ, वहां से कोई भी ऐसी जड़ी बूटी ले आओ जो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो जीवक जाता है, वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसको ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती है। पर वापस आता है और कहता है कि हमें ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं मिली जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। तब उसके जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब जा सकते हो आप। अब जैसे ही वो जाते हैं, राजगृह पहुंचते हैं, राजगृह पहुंचते हैं, तो बिंबिसार कहता है कि आपको अवंती नरेश, अवंती नरेश चंड प्रद्योत की इलाज करने के लिए जाना है। उनको पांडु रोग हो गया है, पीलिया हो गया है, ठीक है। तो जीवक जाते हैं, तब उसको पता चलता है कि जो अवंती नरेश है उसको घी से समस्या है, घी से उसको उल्टी आती है, ठीक है। तो लेकिन दवाई उसको घी में ही देनी पड़ती है। तब क्या करता है जीवक कि उनसे मांग करता है, ऐसी कहानी है, अनुस्थिति, अपन को वास्तविकता नहीं पता है, ऐसी मांग करता है कि हमें आप क्या दे दो, हमें आप दे दो एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा, ठीक है, आप घोड़ा दे दीजिए बहुत तेज दौड़ने वाला, और जब मैं बोलूं, उसके सैनिकों से कहता है जब मैं बोलूं, जब मैं यहां से निकलूं, तब आप इनको दवाई देना। तो जैसे ही वो निकलते हैं और दवाई देती हैं, ठीक है, तो चंड प्रद्योत को वॉमिट होनी, उल्टी होनी शुरू हो जाती है। जब उल्टी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वो मारने के लिए ढूंढते हैं इनको, जीवक को, लेकिन जीवक तब तक राजगृह पहुंच जाते हैं, क्योंकि चंड प्रद्योत का गुस्सा बहुत ज्यादा आता था उसको, इसीलिए उसको चंड कहते थे, ठीक है। तो अब जीवक जो राजगृह पहुंच जाते हैं, राजगृह पहुंच जाते हैं, तब अवंती नरेश, चंड प्रद्योत और बिंबिसार की मित्रता बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि अवंती नरेश ठीक हो जाते हैं उसकी दवाई देने से। और दूसरी चीज, ये जीवक रहते हैं, जीवक बिंबिसार के भी पाइल्स का इलाज करते हैं, ठीक है, पाइल्स की बहुत बड़ी समस्या होती है बिंबिसार को, ठीक है, तो जीवक सही करते हैं। गौतम बुद्ध के पेट दर्द का भी रोग जीवक ही सही करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरली अपन ने जीवक के बारे में कहानी पढ़ी कि किस तरीके से जीवक की महत्वता इतनी रही है, ठीक है, आयुर्वेद के फॉर्म में। अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने जीवक की कहानी पढ़ ली, अब अपन बिंबिसार में वापस आते हैं। बिंबिसार ने सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले बिंबिसार ने अंग विजय की, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दूसरी बार उसमें उसने 3 विवाह किए, ठीक है, विवाह किए 3 अपन देख चुके हैं। फिर तीसरा, उसकी मित्रता हो गई किससे, अवंती नरेश से, अवंती से मित्रता हो गई उसकी, उज्जैनी के नरेश से, ठीक है। अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि क्या करते हैं, ये दूत भेजते हैं। दूत कहां भेजते हैं, ये दूत भेजते हैं गांधार, ठीक है, गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, गांधार में दूत भेजते हैं, और वहां के शासक पुष्करासेन, जो वहां के शासक होते हैं पुष्करासेन, यह बिंबिसार के बुलाने पे बौद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए, बुद्ध के दर्शन हेतु, बुद्ध के दर्शन के लिए ये किस लिए आते हैं, नंगे पैर आ जाते हैं बुद्ध के दर्शन के लिए, ठीक है, कौन, पुष्करासेन। तो अपन ने बिंबिसार के बारे में क्या देखा कि भाई अंग विजय की उसने ब्रह्मदत्त को हराया, ठीक है, वहां का राजा बनाया किसको, अजातशत्रु को। 3 विवाह किए, कौशल, लिच्छवी और मद्रकुल के साथ, अवंती के साथ, चंड प्रद्योत के साथ मित्रता बढ़ाई, और गांधार नरेश पुष्करासेन को बुलाया अपने राज्य में बुद्ध के दर्शन के लिए, ठीक है। तो ये 4 मेजर चीजें हैं जिनके माध्यम से अपन को पता चलता है कि बिंबिसार ने किस किस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें कई अनुश्रुतियों के हिसाब से ज्ञात होता है कि बिंबिसार के समय 80,000 गांव थे, ठीक है।
इसका मतलब यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में इसका राज्य फैला था कि 80,000 गांव इसके अंडर में आते थे और इनसे टैक्स कलेक्ट होता था। ठीक है, तो ये बिंबिसार की काफी जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासन है, इसको बताता है और उसने क्या क्या प्रयास किए उसके लिए ये बताता है। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है कि जब बिंबिसार को कैद कर लिया जाता है अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा कैद कर लिया जाता है, तो उसकी सेवा कौन करता है? जो अपन ने चेलना को देखा या वैदेही वासवा नाम मिलता है, उसकी सेवा करती है। कालांतर में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है। इसको हम देखेंगे अजातशत्रु वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये बिंबिसार की हमने पूरी कहानी पढ़ी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, जीवक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अब हम अजातशत्रु की कहानी के साथ कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।